जब भी कोई कंपनी ये घोषणा करती है ना कि उनका मुनाफा एकदम से बहुत तेजी से बढ़ा है, तो मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? यही कि भाई उनके बैंक अकाउंट में तो अब खूब सारा पैसा आ रहा होगा। राइट, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि सब कुछ बहुत ही शानदार चल रहा होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने एबिटा में, मतलब अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, पूरे 62% का जबरदस्त उछाल देखा है। उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है। लेकिन जब बात बैंक में पड़े कैश की आती है ना, तो उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो गिरकर सिर्फ 3.26 करोड़ रुपए रह गया है। ओहो। मतलब आप सोचिए, कागजों पर तो करोड़ों का मुनाफा है, लेकिन तिजोरी लगभग खाली है। ये फाइनेंस की दुनिया का ना एक बहुत ही क्लासिक इल्यूजन है। मतलब प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच का ये जो अंतर है, ये अक्सर निवेशकों को बहुत बुरी तरह उलझा देता है। बिल्कुल। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट है वही कैश है, जबकि हकीकत में दोनों के रास्ते ना बहुत अलग हो सकते हैं। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी अंतर की गहराइयों में जाने वाले हैं। हम टिपको इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल्स का विश्लेषण कर रहे हैं, खास तौर पर FY26 का। राइट। हमारे पास उनका H2 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, अर्निंग कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है और एक बहुत ही बुलिश इन्वेस्टर एनालिसिस रिपोर्ट भी है। और इन सब को मिलाकर देखने पर ना टिपको की जो तस्वीर बनती है, मैं उसे एक स्पोर्ट्स कार से जोड़कर देखता हूँ। अच्छा, एक स्पोर्ट्स कार। हाँ, मतलब मान लीजिए कि टिपको एक बेहद शानदार हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार है। इसका इंजन बहुत पावरफुल है, जो इसका 62% बढ़ते हुए मुनाफे को दिखाता है। लेकिन इस कार का हैंड ब्रेक आधा लगा हुआ है। और वो हैंड ब्रेक है उनका फंसा हुआ कैश फ्लो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और अगर हम इसी स्पोर्ट्स कार वाले उदाहरण को थोड़ा आगे बढ़ाएं ना, तो इंजन चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो टायर्स में फ्रिक्शन पैदा होगा। सही बात है। मतलब कार आगे तो बढ़ेगी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कलपुर्जे जलने का खतरा हमेशा बना रहेगा। अगर उन्होंने समय रहते इस हैंड ब्रेक को रिलीज नहीं किया, तो ये हाई स्पीड सफर बीच में ही रुक सकता है। तो चलिए सबसे पहले ना इस दमदार इंजन की बात करते हैं, मतलब उनके मुनाफे की। अर्निंग कॉल देखकर एक बात तो साफ है कि कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है वहां पर। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। FY26 में टिपको की कुल आय करीब 146 करोड़ रुपए रही। अब अगर हम इसे पिछले साल के मुकाबले देखें, तो ये सिर्फ 9.5% ही बढ़ी है। रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन उनका एबिडा 62% उछलकर लगभग 39 करोड़ रुपए हो गया। और दूसरी छमाही में तो ये ग्रोथ 133% तक पहुंच गई थी। मतलब मेरा सवाल यह है कि अगर रेवेन्यू सिर्फ 9.5% बढ़ा है, तो मुनाफा 62% कैसे बढ़ सकता है? इसका सीधा सा जवाब है ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन एक्सपेंशन। मतलब अगर हम उनके एबिटा मार्जिन को देखें ना, तो उसमें 8.67% का भारी उछाल आया है। ओह, हाँ, फाइनेंस की भाषा में कहें तो पूरे 867 बेसिस पॉइंट्स का जंप। अभी उनका मार्जिन 26.63% के स्तर पर आ गया है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और ये तब होता है जब कोई कंपनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को तो एक जगह रोक देती है, लेकिन जो नए ऑर्डर्स वो लेते हैं उनमें उनका मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। अगर इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें, तो ये उस रेस्टोरेंट की तरह हो गया जहां ग्राहकों की संख्या तो ज्यादा नहीं बढ़ी, राइट। लेकिन मालिक ने क्या किया कि सस्ता फास्ट फूड बेचना बंद कर दिया ओके। और महंगे गौरमेट व्यंजन बेचना शुरू कर दिया। और साथ ही रसोई में जो फालतू गैस और बिजली जल रही थी, उसे भी ऑप्टिमाइज कर लिया। एग्जैक्टली। तो ग्राहक उतने ही हैं, लेकिन हर बिल पर उनका मार्जिन दुगना हो गया है। एक और चीज जोड़ते हैं। मान लीजिए उस रेस्टोरेंट ने सिर्फ मेन्यू ही नहीं बदला, बल्कि सब्जियां बाहर से खरीदने के बजाय खुद अपने खेत में उगानी शुरू कर दी। अच्छा, मतलब इन हाउस काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, टिपको ने भी यही किया है। उनका फोकस अब हाई मार्जिन वाले कैपिटलाइज्ड इंजीनियरिंग सिस्टम पर है। अगर हम इस 26% मार्जिन की तुलना इंडस्ट्रियल सेक्टर के दिग्गज कंपनियों से करें, जैसे हनीवेल हो गई या केन्स टेक, तो आपको टिपको का परफॉर्मेंस एडवांटेज बहुत साफ नजर आएगा। वो कैसे? मतलब हनीवेल तो बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, हनीवेल जैसी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े स्केल पर काम करती हैं, ये सच है। लेकिन टिपको एक बहुत ही विशिष्ट और कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग स्पेस में अपना दबदबा बना रहा है, और इसी वजह से उन्हें अपने मार्जिन्स को इतना ऊंचा रखने की ताकत मिलती है। तो ये जो मार्जिन का जादू है, ये असल में उनकी रसोई से आ रहा है, मतलब उनके मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से। हाँ, बिल्कुल। पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और इन हाउस है। मतलब प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, मशीनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और कमीशनिंग
तक सब कुछ वे खुद करते हैं। लेकिन आज के समय में जब दुनिया भर की कंपनियां अपना काम आउटसोर्स कर रही हैं ताकि वे एसेट लाइट रह सकें, तो टिपको सब कुछ खुद क्यों कर रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब ये तो उस ऑर्केस्ट्रा की तरह हो गया जो अपना संगीत खुद लिखता है, अपने वाद्य यंत्र खुद बनाता है और फिर खुद ही परफॉर्म भी करता है। और ऐसा ऑर्केस्ट्रा ये इसलिए करता है ना, ताकि किसी भी वाद्य यंत्र का तार बीच कॉन्सर्ट में ना टूट जाए। ओहो, क्या बात है। मतलब जब हम इंडस्ट्रियल मशीनरी की बात करते हैं, खासकर प्रोसेस इक्विपमेंट की, तो वहां ना गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। टिपको बीड मिल्स, डिस्पर्सर्स और होमोजिनाइजर जैसी मशीनें बनाता है। थोड़ा रुकते हैं। ये बीड मिल्स और होमोजेनाइजर असल में करते क्या हैं? आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये इंडस्ट्रियल लेवल के बेहद हाईटेक मिक्सर और ग्राइंडर हैं। अच्छा। मान लीजिए कोई फार्मा कंपनी दवाइयों के लिए कोई खास केमिकल बना रही है, या कोई पेंट कंपनी एक नया रंग बना रही है। उन्हें अलग-अलग रसायनों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मिलाना होता है। बिल्कुल बारीक स्तर पर। हाँ, तो अगर मशीन के प्रेशर या तापमान में 1% की भी गड़बड़ी हुई ना, तो क्लाइंट का पूरा केमिकल बैच बर्बाद हो सकता है, जिसका नुकसान करोड़ों में होता है। बाप रे। इसलिए आउटसोर्सिंग करके क्वालिटी पर नियंत्रण खोना इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जोखिम है। टिपको अपना सब कुछ खुद बनाकर ये सुनिश्चित करता है कि क्वालिटी 100% उनके कंट्रोल में रहे। और यही क्वालिटी कंट्रोल लंबी अवधि के इक्विटी निवेशकों के लिए एक बहुत मजबूत मोट यानी प्रतिस्पर्धात्मक खाई बनाता है ना? बिल्कुल सही। मतलब हनीवेल जैसी बड़ी कंपनियों के पास ब्रांड पावर का मोट है, लेकिन टिपको ने इस इन हाउस क्षमता के दम पर खुद को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना लिया है। हाँ, और इसी इन हाउस मॉडल का ना एक और बहुत बड़ा फायदा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, वो कैसे? पहले क्या होता था कि भारत की प्रोसेस इंडस्ट्रीज को अगर बेहतरीन क्वालिटी की मशीनें चाहिए होती थी, तो वो यूरोप की कंपनियों पर निर्भर रहती थी। राइट। लेकिन यूरोपीय मशीनों की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, मुख्य रूप से वहाँ की लेबर कॉस्ट के कारण। तो टिपको ने क्या किया? उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग टैलेंट का इस्तेमाल किया और वही यूरोपीय क्वालिटी भारत में अपनी छत के नीचे बनानी शुरू कर दी। अरे वाह। इससे क्लाइंट्स को दो फायदे हुए। एक तो मशीन सस्ती मिल गई, और दूसरा, अगर कल को मशीन में कोई खराबी आती है तो सर्विसिंग के लिए उन्हें यूरोप से इंजीनियर नहीं बुलाना पड़ता। ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। और अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने ये भी बताया था कि 70% से ज़्यादा प्रोसेस इंडस्ट्रीज अब ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल। तो ये ऑटोमेशन का जो ट्रेंड है, ये टिपको के लिए एक बहुत बड़ी हवा का झोंका है जो उनके पालों को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, मतलब ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये अब ना एक ज़रूरत बन गया है। एफिशिएंसी बढ़ाना और मैन्युअल गलतियों को कम करना आज हर कंपनी की प्राथमिकता है। राइट। और जब बाजार में इस तरह की मांग बढ़ती है, तो टिपको जैसी कंपनियां जो कस्टमाइज्ड और ऑटोमेटेड मशीनरी देती हैं, उनकी ऑर्डर बुक का मजबूत होना तो तय है। ऑर्डर बुक से मुझे याद आया कि टिपको अब सिर्फ पेंट्स और कोटिंग्स के भरोसे नहीं बैठा है। उनका स्ट्रेटेजिक सेक्टर एक्सपेंशन भी काफी आक्रामक लग रहा है मुझे। हाँ, उन्होंने काफी डाइवर्सिफाई किया है। फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स और अब डिफेंस एप्लीकेशंस में भी वो एंट्री ले रहे हैं। और अर्निंग कॉल में एक शब्द का बहुत बार इस्तेमाल हुआ, कैपेक्स सुपर साइकिल। ये एक बहुत ही अहम शब्द है इस पूरी चर्चा में, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ। जब किसी देश में एक साथ बहुत सारी नई फैक्ट्रियां लगने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से हो और सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी भारी निवेश करने लगे, तो उसे कैपेक्स सुपर साइकिल कहते हैं। और भारत अभी इसी दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। और जब भी नई फैक्ट्रियां बनेंगी तो उन्हें चलाने के लिए मशीनों की जरूरत तो होगी ही। टिपको उसी सप्लाई चेन के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। और इसी एक्सपेंशन और इन टेलविंड्स की बदौलत उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यानी आरओई, वो 38% के शानदार स्तर पर पहुंच गया है। हाँ, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन एक सवाल है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। बताइए। जब कोई कंपनी अचानक से इतने अलग-अलग सेक्टर्स में जाती है, खासकर डिफेंस जैसे सेक्टर में जहां अप्रूवल मिलने में ही सालों लग जाते हैं, तो क्या यह 38% आरओई सिर्फ एक साल का लकी चार्म तो नहीं है? मतलब क्या कंजर्वेटिव ग्रोथ निवेशक जो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं, वो इस पे भरोसा कर सकते हैं? आपका ये संदेह बिल्कुल जायज है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की गति ना आमतौर पर बहुत धीमी होती है।
लेकिन टिपको की अर्निंग कॉल और इन्वेस्टर रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण करने पर एक अलग तस्वीर दिखती है। अच्छा, कैसी तस्वीर? टिपको सिर्फ टेंडर भरकर इंतजार नहीं कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी साझेदारियां की हैं। वे अपने प्रोडक्ट्स को डिफेंस की सख्त जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। और डिफेंस या बड़े फार्मा क्लाइंट्स की खासियत होती है, एक बार अगर कोई सप्लायर उनको सूट कर जाता है और अप्रूवल मिल जाता है तो वे जल्दी अपना सप्लायर नहीं बदलते। वे कई सालों के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। यानी एक बार एंट्री मिल गई तो लंबी अवधि तक रेवेन्यू की स्टेबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि 38% का ये आरओई लंबी अवधि के निवेशकों को इतना आकर्षित कर रहा है। राइट। मैनेजमेंट का ये फोकस कि वे सिर्फ वॉल्यूम के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि हाई मार्जिन और लंबे समय तक चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, ये उनके बिजनेस मॉडल को सस्टेनेबल बनाता है। अभी तक की चर्चा सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि टिपको एक परफेक्ट निवेश है। कागजों पर तो ऐसा ही लगता है। मतलब 26% का मार्जिन, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का शानदार मोट, कैपेक्स सुपर साइकिल का फायदा और 38% का आरओई। लेकिन अब जरा उस हैंड ब्रेक की तरफ लौटते हैं, उस रेड फ्लैग की बात करते हैं जो इन्वेस्टर एनालिसिस रिपोर्ट में भी साफ तौर पर चेतावनी दे रहा है। और ये चेतावनी इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। निवेशकों को ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। टिपको के ट्रेड रिसीवेबल्स 67.32 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। अगर हम इसका गणित निकालें ना, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी को अपना ही पैसा बाजार से वसूलने में लगभग 169 दिन लग रहे हैं। 169 दिन? मतलब 169 दिन, ये तो करीब करीब आधा साल हो गया। और इसी वजह से लगभग 39 करोड़ का एबिटा होने के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ 3.26 करोड़ रुपए है। और ये स्थिति ना किसी भी तेजी से बढ़ती कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती है। ये तो बिल्कुल उस फ्रीलांसर की कहानी लगती है जिसने पिछले 6 महीनों में रात दिन काम किया, बड़े बड़े क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए, बिल भी फाड़ दिए। कागजों पर तो वो लाखों रुपए कमा चुका है, लेकिन 6 महीने बाद भी किसी क्लाइंट ने चेक क्लियर नहीं किया। अब उस बेचारे फ्रीलांसर को अपना राशन लाना है, घर का किराया देना है, लेकिन उसकी जेब में कैश ही नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और अगर हम इसी एनालॉजी को बिजनेस के चश्मे से देखें तो टिपको के लिए राशन और किराए का मतलब है कर्मचारियों की तनख्वाह, बिल्कुल, कच्चे माल की खरीद और फैक्ट्री की बिजली का बिल। अगर क्लाइंट्स 169 दिनों तक पैसा रोक कर रखेंगे तो टिपको को अपने डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा, मतलब वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ेगा। और उस कर्ज पर भारी ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जो अंततः उनके उसी 26% के मार्जिन को खा जाएगा जिसकी हम अभी इतनी तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क है। राइट। हालांकि मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल में इसे समझाने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? उनका तर्क ये है कि दूसरी छमाही में ना प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से हुआ। जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ डिलीवर होते हैं तो बिलिंग भी एक साथ होती है, जिससे रिसीवेबल्स का आंकड़ा अचानक से बहुत बड़ा दिखने लगता है। मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि ये सारा पैसा अगली कुछ तिमाहियों में आ जाएगा और ये साइकिल सामान्य हो जाएगी। लेकिन जब तक ये पैसा वापस नहीं आता तब तक खतरा तो बना ही हुआ है ना? बिल्कुल बना हुआ है। और ये खतरा इसलिए भी दोगुना हो जाता है क्योंकि टीप को कोई आम मेन बोर्ड स्टॉक नहीं है, ये एक BSE SME लिस्टेड कंपनी है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इन्वेस्टर एनालिसिस रिपोर्ट में भी इसे लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि SME स्टॉक्स में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा जोखिम होता है। और ये बात उन निवेशकों को जरूर समझनी चाहिए जो सिर्फ मुनाफा देखकर टूट पड़ते हैं। सही बात है। SME एक्सचेंज पर जो कंपनियां लिस्ट होती है ना, उनके शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है। अगर टिपको में कैश फ्लो की स्थिति आगे चलकर और खराब होती है और मान लीजिए कुछ बड़े निवेशक वहां से बाहर निकलना चाहें तो उन्हें बाजार में खरीदारी नहीं मिलेंगे। और जब खरीदार नहीं मिलते तो शेयर की कीमत में सीधे लोअर सर्किट लगता है। हाँ, इसे हम गैप डाउन कहते हैं। मेन बोर्ड कंपनियों के मुकाबले SME स्टॉक्स में स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और भारी वॉलेटिलिटी का जोखिम हमेशा ज्यादा रहता है। राइट। इसलिए 169 दिनों का ये रिसीवेबल साइकिल सिर्फ एक अकाउंटिंग का नंबर नहीं है, ये सीधे तौर पर कंपनी की स्थिरता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल। हनीवेल या केनस्टिक जैसी कंपनियों के पास कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत तेज होता है। उनके पास नकदी का भंडार होता है।
इसलिए वे ऐसे झटके आसानी से बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन टिपको के लिए ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो टिपको इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बनकर उभरती है। बिल्कुल। एक तरफ उनका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल और प्रोसेस ऑटोमेशन की बढ़ती मांग उन्हें एक शानदार ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जा रही है। 38% का ROE ये दिखाता है कि प्रमोटर और मैनेजमेंट बिजनेस चलाने में माहिर हैं और वे हाई मार्जिन वाले ऑर्डर्स पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सब तब तक ही अच्छा लगता है जब तक कंपनी उस फंसे हुए पैसे को बैंक अकाउंट में नहीं ले आती। एग्जैक्टली। 169 दिनों का ये उधार का साइकिल शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए भी एक बड़ा मॉनिटरेबल है। मतलब इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। राइट। अगर ये कैश फ्लो जल्दी नहीं सुधरा तो उनकी ग्रोथ की ये तेज रफ्तार वाली कार सच में डगमगा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा। बताइए। आज हमने कैपेक्स सुपर साइकिल की बात की। भारत में चारों तरफ उद्योग बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या टिपको जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आज बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए एक तरह से बैंक का काम करना पड़ रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या ये इंडस्ट्रियल बूम इस शर्त पर आ रहा है कि सप्लायर्स को अपने क्लाइंट्स को 6-6 महीने की उधारी देनी पड़ेगी? राइट। क्या ये फंसा हुआ कैश तेजी से बढ़ती इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वो छिपी हुई कीमत है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा? बहुत मुमकिन है। तो जब आप अगली बार किसी कंपनी का 60 या 70% बढ़ता हुआ मुनाफा देखें ना, तो सिर्फ बैलेंस शीट मत देखिएगा, ये भी देखिएगा कि उस मुनाफे की कीमत कहीं उस कंपनी का अपना कैश फ्लो तो नहीं है। बिल्कुल, कैश इज किंग। तो इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अगले डीप डाइव में फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे।